गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सलेश मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। तो पिछली क्लास में हम डबल ई 206 का जो सब्जेक्ट कोड है हमारा, तो उसका हम डीसी मशीन्स जो सब्जेक्ट है उसके हम डीसी उसके चैप्टर है उसके जो न्यूमेरिकल्स है ऑब्जेक्टिव टाइप के उनको सोल्व कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम और थोड़े न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे, क्योंकि इस न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी को रिवाइज करेंगे बार बार। ठीक है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है ये। द आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन द फेरोमैग्नेटिक कोर when plotted against frequency each a straight line with positive slope, straight line with negative slope, parabola और constant। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, हिंदी में आपको बताता हूँ कि जो आयरन लॉसेस है हमारे, वो जो फ्रीक्वेंसी है, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन द फेरोमैग्नेटिक कोर है ना, उसको जो आयरन लॉसेस हमारे, मान लो इसको हम लिख देते हैं पी आई, और पर यूनिट फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि आयरन लॉसेस क्या होते हैं। तो आयरन लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जो कांस्टेंट वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। मोटर ना, ठीक है, मोटर या जनरेटर किसी में वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, करंट पे डिपेंड नहीं करते। करंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड, मतलब करंट पे डिपेंड नहीं करते तो लोड की भी डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के लॉसेस पाए जाते हैं, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस। एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस की जब भी बात आती है तो एडी करंट लॉसेस किसके समानुपाती होता है हम देखेंगे। तो एडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो बी एम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एडी करंट लॉसेस किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। तो दूसरी चीज कौन सी है, दूसरा कौन से लॉसेस हैं आयरन लॉसेस के अंदर, आयरन लॉसेस के अंदर हिस्टेरिसिस लॉसेस भी होते हैं, और वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, और ये बी एम क्या होता है, बी एम का अपन एन एक्स मानते हैं, इसका हमें कोई पता नहीं होता। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है, मतलब ये डिपेंड करते हैं मटेरियल टू मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो। ठीक है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है एक्स का मान। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के स्क्वायर के, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और ये फ्रीक्वेंसी के। तो दोनों को हम इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे, तो पी ई बराबर के एफ स्क्वायर, और कौन सा के, ये एडी करंट लॉसेस वाला, और ये हिस्टेरिसिस लॉसेस वाला के एच को के लिख देंगे, तो ये एफ के इस प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। आयरन लॉसेस इज इक्वल टू एडी करंट लॉसेस प्लस हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस क्या हो गया हमारे पास, के ई एफ स्क्वायर प्लस हिस्टेरिसिस लॉसेस के एच इंटू एफ। ठीक है, और पी आई, अब हम क्या क्या करेंगे, इसमें जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही इसको सेट कर देंगे, आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। तो आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को कॉमन लेके इसमें भाग लगा दूंगा, तो इसका मान हो जाएगा के ई एफ प्लस के एच। तो ये मेरे पास निकल के आ चुका है। तो इसके अंदर ये देखिए, तो किस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। तो जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में जब इसको बनाया जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी और ये आयरन लॉसेस, तो अब देखिए आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, तो ये के एच का मान तक तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, के एच का मान तक तो, और उसके बाद के एच का मान तक तो इसमें रहेगा ही रहेगा कांस्टेंट मान, और उसके बाद जैसे जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे के ई इसका मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। शुरुआत में के एच तो रहेगा ही रहेगा, और फ्रीक्वेंसी के साथ इस प्रकार बढ़ता बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव स्लोप दे रहा है हमें। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में देता है, तो स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर ए हमारा राइट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप तो केवल डायरेक्टली, अभी तो मैंने आपको क्या टोटल करके समझाया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसको समझना है, इसको रटना है, और इसके अनुसार आपको डायरेक्ट आंसर करने हैं। इस प्रकार
डायरेक्टली क्वेश्चन हमारी एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर दीजिए और इसको थोड़ा सा बार बार आप सोल्व आउट करेंगे तो आपकी जो हैबिट में आ जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा ये कौन सा ग्राफ है। तो ये ग्राफ आयरन लॉसेस और फ्रीक्वेंसी के बीच में बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्राफ है आयरन लॉसेस पर फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी और आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी के बीच के अंदर ये ग्राफ है। और वो किस प्रकार का है, स्ट्रेट लाइन का। अगर ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है तो इसलिए इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन इसके अंदर आंसर में आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ द सप्लाई पोलैरिटी ऑफ द आर्मेचर टर्मिनल्स ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज रिवर्स्ड द मोटर विल रन अंडर। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन को, अगर इस तरह की क्वेश्चन जब भी आए तो आप पहले से थोड़ा फिगर बना लेंगे तो थोड़ी सी क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो क्लियरिटी कैसे करेंगे अपन, आप क्या है, आर्मेचर किसकी बात कर रहे हो, आप मोटर की बात कर रहे हो, तो मोटर को आप क्या दोगे, सप्लाई, मोटर को सप्लाई, वी वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो। वी हमेशा एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए काम लिया जाता है और ई हमेशा इंटरनल वोल्टेज के लिए काम लिया जाता है। तो मोटर में इंटरनल वोल्टेज ई आएगा और एक्सटर्नल वोल्टेज वी सप्लाई आएगा। और अगर आप जनरेटर की बात करोगे तो आपको जब सप्लाई मिल रहा है तो वी आएगा और इंटरनल जो वोल्टेज जनरेट करोगे वो ई आएगा। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल वोल्टेज की जब भी बात करेंगे तो उसमें आप वी ही यूज लेंगे। मतलब ये एक तरह की ट्रेडिशन है, एक तरह से वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप उस तरीके से करो, लेकिन फिर भी एक तरीके से यूज लिया जाता है, जनरली ऐसा किया जाता है। ठीक है, और ये हमारी मोटर हो गई। मोटर के अंदर हमेशा बैक ईएमएफ पाई जाती है, न कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ पाई जाती है जनरेटर केस में, लेकिन मोटर केस में क्या होता है हमारे पास, बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो ये क्या कह रहा है, अगर मैं सप्लाई वोल्टेज को रिवर्स कर दूं, चलती हुई मोटर है, जनरेटेड ईएमएफ, इसके अंदर बैक ईएमएफ जनरेट हो चुकी है। शुरुआत में बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे मशीन स्पीड अटेन करती है वैसे वैसे इसके अंदर बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाता है। और बैक ईएमएफ का मान जब बढ़ चुका है और अब ये इसके अंदर जो बैक ईएमएफ है वो ईबी, इसकी पोलैरिटी विपरीत है वी के, वोल्टेज वी के। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, मतलब हमने जो उसको फील्ड वाइंडिंग जो सप्लाई दी है वो एक्सटर्नली दी है, इसका इस सप्लाई से कोई कनेक्शन नहीं है, सप्लाई वोल्टेज का कोई कनेक्शन नहीं है, हमने एक्सटर्नली सप्लाई दी है। ओके, इसे बोलते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके आर्मेचर टर्मिनल्स को बदल दिया जाए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं क्या कर दूं, नेगेटिव और पॉजिटिव कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव करूंगा तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, प्लगिंग बोलेंगे, या फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलेंगे, या फिर डायनेमिक ब्रेकिंग बोलेंगे, या नॉर्मल ब्रेकिंग कंडीशन बोलेंगे। तो हम एक बार क्या करते हैं, इन तीनों चारों को समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है। जैसे कि देखो, प्लगिंग क्या होती है, प्लगिंग के अंदर पहले हम ये देखते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंडीशन क्या होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंडीशन इस प्रकार की ब्रेकिंग कंडीशन, जब ब्रेक लगाने पर जो हमारी ऊर्जा व्यर्थ हुई है ना, जो ऊर्जा अगर हमें व्यर्थ ना हो के हमें दोबारा सप्लाई के अंदर मिल जाए, दोबारा किस मिल जाए, सप्लाई के अंदर हमें वापिस मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। यदि ब्रेक ही जनरेशन करने लगे तो उसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। दिस इज द इफिशियंट मेथड, ये बहुत ही इफिशियंट मेथड है। आजकल के जो हमारी कार्स गाड़ी वगैरह आती हैं या फिर कुछ भी ट्रेन्स वगैरह हैं उसके अंदर यूज लिया जाता है, ताकि हम इफिशियंसी बना के सर एनर्जी वेस्ट ना हो। एनर्जी जो वेस्ट हो रही है ब्रेकिंग के अंदर वो वापिस हमें सप्लाई के अंदर मिल जाए, जिसका हम यूज बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेक। इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, अगर आपको सप्लाई में वोल्टेज वापस चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सप्लाई वोल्टेज का मान कम कर दोगे जितनी आपको ब्रेकिंग चाहिए। जैसे ही इसके अंदर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा तो सप्लाई में जो करंट की दिशा वो वी से ई की ओर थी, जो नॉर्मल कंडीशन में,
वो अब ई से ये बैक ईएमएफ से सप्लाई की ओर जाने लग जाएगी और हमारी जो एनर्जी है वो हमें सप्लाई की ओर मिलने लगेगी। तो इस वोल्टेज को हम ये कम या ज़्यादा मैनिपुलेट करके ब्रेकिंग कर सकते हैं और ब्रेकिंग के द्वारा जो हमें एनर्जी वापस सप्लाई मिल रही है उसको ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट या मोर इफिशियंट बना सकते हैं, एनर्जी इफिशियंट बना सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंडीशन। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, सप्लाई वोल्टेज को बैक ईएमएफ से कम कर रहे हैं मान को, ठीक है। अब दूसरी आती है डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो रोटेटिंग पार्ट है ना, रोटेटिंग पार्ट उसको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। तो रोटेटिंग पर जैसे ही नॉर्मल ब्रेकिंग होती है उसको डायनेमिक ब्रेकिंग बोलते हैं, नॉर्मल ब्रेकिंग कंडीशन। वो जो कि इसको पोल उस शो है ना उससे मतलब नॉर्मल ब्रेकिंग जैसे कि आप समझते हो, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर जो प्लगिंग है वो क्या है। प्लगिंग के अंदर क्या होता है, तो सप्लाई वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। रिवर्स करने से क्या होता है, रिवर्स करने से ये जो ब्रेकिंग हमारे पास क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं प्लगिंग कंडीशन। तो हमारा बेस्ट आंसर कौन सा होगा, सूटेबल प्लगिंग कंडीशन, ठीक है। इसमें टोटली अपोजिट कर दिया जाता है, ना कि इसको कम या ज़्यादा करके वोल्टेज सप्लाई को ही चेंज कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे हमें क्या मिलती है, प्लगिंग कंडीशन होती है। और प्लगिंग कंडीशन में क्या क्रिएट होती है, ब्रेकिंग क्रिएट होती है। ये भी एक ब्रेकिंग का ही एक पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन और देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू। देखिए फ्लेमिंग के रूल हैं जो अप्लाई होते हैं डीसी मशीन में, ठीक है। अब फ्लेमिंग में भी 2 रूल होते हैं। फ्लेमिंग के एक रूल होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का रूल हो गया एक तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और दूसरा लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो अप्लाई होता है जनरेटर्स के लिए और लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है केवल मोटर्स के लिए, ठीक है। अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या है। देखिए किसी भी मोटर जो हमारी डीसी मोटर है उसको चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता, हमारी 3 चीजें वर्क कर रही हैं, फील्ड वाइंडिंग, मोटर की गति और करंट की डायरेक्शन। 3 चीजें हो गई। इनमें से हमें कोई भी 2 चीज मिल जाए तो तीसरी चीज की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। अगर कोई भी दो चीजों के बारे में पता है, करंट या फिर 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज, जैसे कि कंडक्टर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, दूसरा हो गया फील्ड वाइंडिंग की डायरेक्शन, फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन, फील्ड फ्लक्स, और तीसरा हो गया हमारे पास गति किसकी, मोटर की। अगर दोनों चीजों की दो डायरेक्शन में पता है तो तीसरी डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो किस केस में, जनरेटर केस में। तो क्या कंडीशन है ये, देखिए अगर हम हाथों को इस प्रकार रखेंगे एक दूसरे के समकोण 90 डिग्री एंगल पर, अगर तो इसे हम क्या कहेंगे, ये करंट की डायरेक्शन को इंगित कर रहा है। ये जो उंगली हमारी मिडिल फिंगर ये दिखा रही है करंट की डायरेक्शन को, और ये अगर शो कर रही है फील्ड की डायरेक्शन को, तो ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, गति की डायरेक्शन को। अब इन तीनों में से यदि हमें दो की डायरेक्शन पता चल जाए तो तीसरे की डायरेक्शन को हम इस रूल के द्वारा आसानी से पता कर सकते हैं। अगर गति की डायरेक्शन ऊपर की ओर हो और फील्ड वेल्डिंग की डायरेक्शन इधर, फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन इधर की साइड हो, तो करंट हमारा किस साइड होगा, इधर की साइड होगा, ठीक है। अगर करंट हमारा अंदर की ओर बह रहा है तो गति इस डायरेक्शन में होगी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल है। और लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड रूल में यही चीजें हैं हम लेफ्ट हैंड रूल के लिए यूज लेते हैं। लेफ्ट हैंड के अंदर इस प्रकार वो बनाएंगे, तो इसके अंदर जो ये मिडिल फिंगर वो वही करंट की डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन को, और ये गति की डायरेक्शन को इंगित करता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क हो गया। तो हम इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि एप्लीकेबल टू डीसी जनरेटर्स।
ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके और कंसेप्ट थोड़ा उससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। अदरवाइज इतनी की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट में आंसर बता के डीसी जनरेटर बता सकता हूँ, लेकिन हमारा तो मेन काम क्या है, हम थोड़ी थ्योरी को भी क्लियर करते चलें। अब क्वेश्चन 9 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। ये क्या कह रहा है कि एक 150 वोल्ट की डीसी मोटर है, उसका आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.4 ओम है, हैज़ ए बैक ईएमएफ ऑफ 142 वोल्ट्स, द आर्मेचर करंट इज। जब भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल जब मोटर पे पूछे जाए ना, तो मोटर पे डायरेक्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले आप तुरंत ही आप डायग्राम बना लो, ठीक है। तो अगर मोटर का केस है तो सप्लाई वोल्टेज हमें मिल रही है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, और इसके अंदर जो हमारे पास बैक ईएमएफ एक मोटर होगी, मोटर के अंदर क्या होती है, हमेशा बैक ईएमएफ होती है, ठीक है। अब ये इसके अंदर हमें सबका मान हमें दे रखा है, वोल्टेज का मान हमें 150 वोल्ट दे रखा है, ईबी का मान हमें कितना दे रखा है 142 वोल्ट्स, और इसके अंदर एक जब डीसी मोटर है तो आर्मेचर में हमें आर्मेचर रेसिस्टेंस का मान भी दे रखा है 0.4 ओम, ठीक है। तो इसके अंदर आर्मेचर करंट का मान जो ये फ्लो हो रहा है इसका मान हमें पूछा है, तो हम इसको आसानी से केवीएल के द्वारा हल कर सकते हैं। केवीएल के द्वारा हल करेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और ये ईबी जो बैक ईएमएफ हो गई, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया। तो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू ईबी प्लस आई ए आर ए, ये ड्रॉप और ये बैक ईएमएफ इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या पूछा है, करंट का मान पूछा है, तो आई ए बराबर वी माइनस का ई बी अपॉन आर ए, ये तीनों का मान हमें दे रखा है, तो आई ए का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई ए का मान क्या होगा, तो इसके अंदर देखिए ई वी का मान क्या दे रखा है, वी का मान है 150 वोल्ट, ई बी का मान है 142 वोल्ट और आर ए का मान है 0.4 ओम। तो इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा, इसका मान आ गया 8 अपॉन 0.4, तो आप इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80/4, तो ये हो गया 20 एम्पियर। हमारा आंसर क्या आ गया 20 एम्पियर, तो आंसर कौन सा हो गया सी, आंसर इज सी इज करेक्ट। ओके, थैंक्स टू ऑल, आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।